Okay, welcome to the CSS PMS orientation class for international relations. आज के हम सेशन में हमारे objectives they have been categorically defined. How to select optional subjects, why it's important to select international relations, what will be covered in this session, what does this session stand for, and last but not the least, your queries related to preparation strategies about competitive exams, CSS and PMS. सबसे पहले before we embark on our discussion, I must introduce myself. This is Mohammed Sharif. Hopefully आप में से अक्सर मुझे जानती होगी. I have been allocated in Police Services of Pakistan and CSS 2019 by securing 26th position in Pakistan and 3rd position in Sindh Rural, overall Sindh, 2nd in Sindh Rural. This was my second attempt. उससे पहले I've been working as a Taluk Education Officer in Provincial Management Services PMS Sindh. I qualified this exam in 2018. 2017 में मैंने GC यूनिवर्सिटी लाहौर से डिग्री की और 2018 में जो पहला CSS का अटेम्प्ट दिया था वो बदकिस्मती से इस्लामियात में 3 नंबर कम होने की वजह से मैंने फेल किया था. रिलेटेड टू IR मेरे तीनों एग्जाम्स में यानी कि CSS 2018, 19 और PMS 2018 ये 3 मैंने एग्जाम दिए अभी तक और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये आखिरी एग्जाम था मेरा. I've got a good score in international relations. 2018 में it was 137 out of 200 and 2019 जहाँ पे ज़्यादा लोग फेल हुए हैं और अक्सर के तो कोई 70s में और 80s में नंबर है तो I have been able to score some 113 marks in CSS 2019 international relations paper. PMS में 2018 तक जो PMS हम का देते थे उसमें 150 नंबर थे और उस 150 में से I could score some 108 marks. I've been teaching international relations at Lahore जो मैंने अपनी अकेडमी में पढ़ाता था. I've been teaching this subject for last 2 years और currently मैं दीगर subjects English ऐसे current Pakistan affairs ये पढ़ाता हूँ और उसकी जो batches हैं वो running है. I have another fellow, Mr. Malik Khan, जो कि इस्लामियात जो है as a subject पढ़ाता है. This is all about ourselves और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं. विद इन 3 वीक्स पुलिस हम सब की जो कि एलोकेटेड लोग हैं उनकी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है. एनीवेज लेट्स कम टू द डिस्कशन हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. आप हमेशा याद रखें कि कुछ पैरामीटर्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए कि IR होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए या इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, जेंडर स्टडीज होना चाहिए या सोशियोलॉजी होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. सो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ चॉइसेस कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए. अब एक सिर्फ IR या पॉलिटिकल साइंस का मसला नहीं है, ये आपके तमाम तर ये जो 600 नंबर के ऑप्शनल्स हैं उन सब का मसला है. तो आपने एक सेट क्राइटेरिया सेट करना है रादर देन आपको एक जबरदस्ती जो है वो कहा जाए कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करें, इकोनॉमिक्स चूज करें या अकाउंटिंग चूज करें. पहली क्राइटेरिया आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो नॉलेज बैकग्राउंड है वो आपको किस सब्जेक्ट में हेल्प आउट कर रहा है. मिसाल के तौर पर हमें से सोशल साइंसेस में भी लोग हैं, बिजनेस की डिग्री से भी लोग हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के बैकग्राउंड से भी लोग हैं या बाकी जो लोग हैं वो प्राइवेट बैकग्राउंड से. अब आपने पहली चीज ये देखनी है कि आपकी जो लास्ट डिग्री है वो आपको किस फील्ड में हेल्प आउट कर लेती है. ये पहला आपने पैरामीटर सेट करना है. और ये सवाल मैं इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि हमारे काफी एस्पायरेंट्स जो हैं वो फिजिक्स या केमिस्ट्री को ऑप्ट या मैथमेटिक्स को ऑप्ट करने से डरते हैं, हालांकि उन्होंने 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी में इन सब्जेक्ट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से टाइम दिया होता है. और मैं ये भी आपको बात बताता चलूं कि ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सब्जेक्ट की सिलेक्शन आपके ओवरऑल एलोकेशन और आपके ओवरऑल अनएलोकेशन इन दोनों चीजों के ऊपर असरअंदाज होती है. ना सिर्फ एलोकेशन के ऊपर बल्कि एलोकेशन के बाद आपको जो ग्रुप मिल जाएगा उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा. जैसे अगर आप सिंध की बात कर लें तो जिस इंडिविजुअल ने 94th पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है वो अपनी सीट सिक्योर की है, उसके बाद में जो अगला इंडिविजुअल है जिसकी पाकिस्तान कस्टम सर्विस में एलोकेशन हुई है उसमें और पास वाले इंडिविजुअल में कुल 4 नंबर का डिफरेंस है. So my point is that this difference is generated by a lot many factors and one factor among all is कि भाई आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे, क्योंकि सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन इस हवाले से बहुत जो है वो मैटर करती है. एक तो नॉलेज बैकग्राउंड आपका, सेकंड
इवन फॉर एग्जांपल हमारे पास बिजनेस के लोग हैं, लॉ के लोग हैं, लेट्स से हमारे पास जो है वो सोशल साइंसेस के अलावा इंजीनियरिंग और मेडिकल के बैकग्राउंड से लोग हैं। अब ये वो लोग हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले जिनका कहना है कि सर हमारे लिए तो सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, फिर हम कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपका अपना एप्टीट्यूड बेहतर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए है या नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं और उसका एक तो कोर्स आउटलाइन देख लें, उसके बाद आप ऐसा कर लें कि उसका एक चैप्टर पढ़ लें जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स होते हैं, और आप फिर कंपैरिजन कर लें कि वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ने के बाद और फिर पास पेपर देखने के बाद आप अंदाजा लगाएं कि क्या ये सब्जेक्ट आप क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट दिस वुड बी प्री मैच्योर टू से दैट, लेकिन कम से कम आपको एक ना रफ किस्म का खुद आइडिया हो जाता है। अलमिया हमारे साथ मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ ये है कि बस उन्होंने ना एक दूसरों ने जो सब्जेक्ट्स उठाए बस उन लोगों ने वो उठाए। जैसे कोई जमाना था, ये ट्रेंड चल रहा था कभी IR, आइला, यूएस हिस्ट्री, सिंधी जनरल स्टडीज, या पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और फिर इंडो पाक हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सिंधी। अब हकीकत यह है कि सारे लोगों का इन सारे सब्जेक्ट्स में एप्टीट्यूड नहीं है। एंड मुमकिन है कि जिस इंडिविजुअल को पब एड आ रही है नॉट नेसेसरली उस इंडिविजुअल को पॉलिटिकल साइंस आ रही होगी। एंड मुमकिन है कि जिस इंडिविजुअल को इंटरनेशनल रिलेशंस आ रहे तो नेसेसरली उसको इंटरनेशनल लॉ भी आएगा। नो, because the results in 2018 and 19 reveal that this is not so. Majority has failed in international law. इस तरह के पेपर्स में तो फेल है। तो second thing that must define as to which subject you must choose, and if you have to choose this, it must be your independent decision based on your aptitude, क्योंकि पेपर आपने देना है, जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लिए वो महज एक सब्जेक्ट है जिसकी एक बैच उनको पूरी करनी है। Are you getting my point? And this is something that I want to seriously tell you guys. Okay, this is not just matter कि यार I must get some, let's say 20 or 30 individuals और फिर मैं ये जो है वो बैच complete कर लूँ। No, I have been teaching the CSS subject since for last 2 years, और मेरी हमेशा एक बात रही है कि I must open this debate on very honest terms with the aspirants, because ये जमाना चलता रहता है, लेकिन आपका जो मुस्तकबिल है, आपके पेरेंट्स की, आपकी अपनी, आपके दोस्तों की, आपके रिलेटिव्स की, और आपके क्लोजर के इनकी तमाम तरह एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जुड़ी है। सो आई जस्ट डोंट वांट एनी ऑफ यू टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन एट देयर इनिशियल स्टेजेस। सो पहली चीज आपकी हमने डिस्कस कर ली कि जो रिसेंट डिग्री का नॉलेज बेस है, दैट मस्ट डिटरमिन। सेकंड थिंग योर एप्टीट्यूड। थर्ड थिंग ये कि जो सब्जेक्ट आप तैयार करें उसकी दीगर सब्जेक्ट्स में प्रेजेंस कितनी है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। मिसाल आप देख लें कि यूएस हिस्ट्री का 2018, 19 और 20 3 साल के आप पेपर देखें तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस से जो है वो पूछे जाते हैं। या मिसाल के तौर पर जेंडर स्टडीज में 1 या 2 क्वेश्चंस की रेलेवेंट IR के जो सिलेबस है उससे है, या करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है उसके साथ रेलेवेंस है। मोस्ट ऑफ, मतलब इन सब चीजों को छोड़ के मोस्ट ऑफ द रेलेवेंस इज फाउंड इन इंग्लिश एसे, के जितने भी इंग्लिश एसे में आपके लिए मतलब टॉपिक्स आते हैं उनमें 2 या 3 तो पक्की आपके इंटरनेशनल रिलेशन से ही रेलेवेंट होते हैं। I have a personal experience of qualifying essay thrice in the row. 2018 52 marks, 2019 41 marks, और PMS में again pass। तो इन तीनों सालों में मैंने देखा है कि the manner in which the topics are phrased and the category through which topics have been categorized, IR is the major subject that enriches your knowledge base for all the topics regarding your essay. तो आपने तीसरी क्राइटेरिया जो जहन में रखनी है वो ये है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपको दीगर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने में हेल्प आउट कर रहा है, और जो पर्टिकुलर ऐसे अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है वो आपको वहां पे हेल्प आउट कर सकता है। चौथी चीज जो कि उस हद तक अहमियत नहीं रखती लेकिन चूंकि एस्पायरेंट्स के तमाम तर जहनों में छाई हुई है, वह स्कोरिंग ट्रेंड। अब स्कोरिंग ट्रेंड को मैं पर्सनली इसलिए बाय नहीं करता क्योंकि मैं समझता हूं कि इफ देयर हैड बीन समथिंग कॉल्ड स्कोरिंग ट्रेंड तो फिर तो हमारे लिए ये गेम शुरू में ही जीतना बड़ी आसान है। यानी कि अगर हमें पता है कि कौन सा सब्जेक्ट इस साल अच्छे नंबर दे देगा
तो ऐसी सूरत हाल में हम ऐसे सब्जेक्ट चूज ही क्यों करेंगे इन फर्स्ट प्लेस जो हमें कम नंबर देंगे या हमें बुरे नंबर देंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ये जो स्कोरिंग ट्रेंड वाली फिलॉसफी है, दिस इज अ बिट डिस्प्यूटेड वन। मिसाल के तौर पर एन मुमकिन है कि 2018 में आप में से जो लोग अपीयर हों वो यूएस हिस्ट्री में फेल हो, लेकिन इट इज वेरी मच लाइकली एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वही लोग 2019 में 60s में नंबर ले लें, 70s में नंबर ले लें, या इवन आई कुड स्कोर सम 81 मार्क्स इन यूएस हिस्ट्री इन 2019। फॉर एग्जांपल हम सिंधी का ये अगर स्कोर देख लें तो 2018 में सिंधी वाज जस्ट इन 50s, 2019 इट इज इन 80s। इस्लामियात की बात कर लें, पीपल हैव फेल्ड इन 2018 बट पीपल हैव टॉप्ड इस्लामियात more than 70 and 60 in 2019. So my point is कि चौथी क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया आप जो भी समझ लें, वो डिटरमिन करती है स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। बट दिस इज समथिंग दैट इज engineered by different individuals, academies, and has now become one of the most relevant and most popular of all the conspiracy theories that we have in competitive exam. कि भाई स्कोरिंग ट्रेंड देखें, भाई आपको अगर पता है कि इस साल फिजिक्स में कम नंबर आएंगे, आप क्यों रखते हैं ये फिजिक्स का सब्जेक्ट? चलें इस बात को छोड़ दें, आप कंपलसरी का क्या कर लेंगे, उसमें तो फिर आपके स्कोरिंग ट्रेंड वैसे ही खराब है, इंग्लिश ऐसा का आप क्या करेंगे फिर? सो स्कोर के हवाले से मैं जनरली ये बात कहूँ कि सब्जेक्ट कौन सा फिर स्कोर देता है, द बेस्ट सब्जेक्ट इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड वन। आपका वही सब्जेक्ट अच्छा है जो कि आपका बेहतरीन तैयार शुदा सब्जेक्ट है। एंड मुमकिन है कि 2018 में जैसे मैंने IR में 137 ले लिए, देयर वर पीपल इन पॉलिटिकल साइंस हु कुड स्कोर जस्ट 110 मार्क्स। तो क्या हम ये कहें कि पॉलिटिकल साइंस नंबर नहीं देता या IR नंबर ज्यादा दे देता है? In 2019 there are individuals who could score 118, I must confess, कि जिनके मुझसे भी 5 नंबर ज्यादा थे। The reason is that the manner in which you prepare, that actually matters. एक preparation. Second, the manner in which you attempt the paper, that actually matters. And third thing, कि एग्जाम रूम की डायनामिक्स में आपको सवाल समझ आते हैं या नहीं आते, और फिर आप उस सब्जेक्ट मैटर को किस तरीके से नॉलेज को मोबिलाइज करते हैं गिवन क्वेश्चन के रेलेवेंस के मुताबिक। All these factors come into play to decide what is going to be your score, rather than this petty discussion कि यार ये सब्जेक्ट फला सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें जो स्कोर है उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। मसलन इस वक्त आप ये कंस्पिरेसी सीरीज देखेंगे कि 2020 में क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें अक्सरियत फेल होने जा रही है। भाई क्यों फेल होने जा रही? क्योंकि यार ये अक्सरियतें उठाए। अच्छा, अगर ये बात तय है तो फिर 2021 वाले लोग क्रिमिनोलॉजी इन फर्स्ट प्लेस क्यों उठा रहे हैं? उन्हें तो ये मालूम होना चाहिए ना कि ये जो सब्जेक्ट है ये तो कम स्कोर दे रहा है, अब हमें ये सब्जेक्ट लेना ही नहीं चाहिए। सो based on this criteria, I would just ask you guys to be rational in choosing, in opting, in selecting a particular subject, rather than be dragged away by the whims and wishes of certain individuals, certain let's say academies, or certain people with their vested interest. मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ because I believe that having an honest opinion is more important than having too many students in a batch. This is a humble philosophy on my part, और हर किसी का अपना एक नजरिया है जो कि उसमें यकीन रखने का उसे पूरा पूरा हक है। अब इस क्राइटेरिया पे अगर देखें तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा कहाँ पे लाई करता है? इंटरनेशनल रिलेशंस की एक तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो इंग्लिश ऐसे में, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज वेरी मच रेलेवेंट सब्जेक्ट है। इंग्लिश ऐसे में हम देखते हैं कि भाई आपका जो IR का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट से निकला है। उसके बाद अगला सवाल पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर का, अगेन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद IMF से पीस, कर्स आर अ ब्लेसिंग, 3 टॉपिक्स हम मिसाल देखते हैं। लास्ट ईयर आप चले जाएं, आप देख सकते हैं टॉपिक है न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन। उससे आप लास्ट ईयर चले जाएं, और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीडिंग पाकिस्तान's progress, the world is witnessing more and more humanitarian interventions, is the world becoming a safer place, United Nations success or failure। उससे आप पिछले चले जाएं, इवन आप PMS 2018-19 या ये जो इस साल पंजाब का PMS हुआ है उसमें भी देख लें। सो दी topics related in essay writing are very much related to international relations। so पहली significance इसकी ये है। and let me tell you कि अक्सरियत IR को वैसे इसलिए भी स्टडी करती है because
टू देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे डे टू डे यूज में आते हैं, व्हिच दोस कॉन्सेप्ट्स कैन बी यूज्ड इन लेट्स से करंट अफेयर्स, they can be used in US history, gender studies or other subjects. The third thing is IR का जो subject matter, it is easy to comprehend. इसकी यूनिक जो चीज है वो ये है कि दिस इज नॉट स्टैटिक सब्जेक्ट एज कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस। मसलन आपको कहा जाएगा कि जनाब आप सॉवरेनिटी की फीचर्स बयान करें पॉलिटिकल साइंस में, तो वो सबको पता है कि वो 5 है, या वो सबको पता है कि 10 है, या आईने पाकिस्तान में सॉरी जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं वो बयान कर लें, तो सबको पता है कि वो जो प्रोविजंस हैं कुल लेट्स से 15 हैं, लेट्स से 20 हैं, वो गिवन है। ये सब्जेक्ट अपने आप में थोड़ा सा मूविंग सब्जेक्ट है, यानी कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, और वो आप अपडेटेड आपको वैसे भी अपने आप को रखते हैं थ्रू करंट अफेयर्स, आपको वो वैसे भी तैयार करने पड़ते हैं। सो थर्ड थिंग इज कि दिस सब्जेक्ट इज इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। फोर्थ इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसका सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है कि लेट्स से 45 to 50 डेज में तैयार नहीं किया जा सकता, बोथ फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इसका लिटरेचर भी अवेलेबल है। और अब तो माशाल्लाह इसके बारे में जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं वो भी काफी सारी इवॉल्व हो चुकी हैं, जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्रैक करते हैं। इंटरनेशनल लॉ जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइव्स। वी नो दैट मैन इज सेल्फिश, वी नो दैट मैन इज कोऑपरेटिव, वी नो कि reality is engineered, reality is socially constructed. All these concepts are part and parcel of our daily lives. International relations actually help out in understanding those realities just in theoretical manner. तो इंटरनेशनल रिलेशंस को सिलेक्ट करने के लिए जो यूं समझ लें कि क्राइटेरिया है वो ये है कि दिस इज व्हाई इंटरनेशनल रिलेशंस एज सब्जेक्ट मस्ट बी चोजन। एक बात इसमें मैं फाइनल कर लूं कि फिर अक्सर इतना सवाल होता है कि सर पॉलिटिकल साइंस के मुकाबले में तो आईआर बड़ा ही कम सब्जेक्ट रहा है। अब ये जो सवाल है ये बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए या आईआर में क्यों लोग फेल होते हैं या कम स्कोर लेते हैं, हम एग्जामिनर रिपोर्ट का खुलासा लेंगे। चंद चीजें एग्जामिनर रिपोर्ट में आइडेंटिफाई की गई। सबसे पहली ये कि इवन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आईआर के वो काफी सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है। 2018 में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई आईआर एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इवॉल्व कैसे हुई है और आजकल वो क्या चैलेंजेस फेस करें। अब देखें कि ये आईआर का कोर्स आउटलाइन पढ़े तो ये पहला क्वेश्चन है। हमें से मेजॉरिटी क्या करती है कि खुद ही डिफाइन कर लेती है कि क्या इस साल आना है, क्या इस साल नहीं आना, वही पुरानी फिलोसफी के टॉप 20 क्वेश्चन तैयार कर लो एंड एवरीथिंग इज गोना बी बूम। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपने हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, इवन इफ दैट इज इंट्रोडक्टरी टॉपिक, इवन इफ दैट इज एज सिंपल अ टॉपिक एज एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो किस तरीके से हुई है। सेकंड मतलब पहली ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पता नहीं। सेकंड ये है कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स से मुराद आपके ये है कि जो आपके इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं वो भी पता नहीं है। इसी में ही सेकंड चीज ये कि पेपर में टेक्निकल जॉर्गन्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर इस साल ये जो है वो डिप्लोमेसी के ऊपर उन्होंने डायग्राम, एग्जामिनर ने डायग्राम दे दिया, तो अक्सर एस्पायरेंट्स की बड़ी परेशान हो गई कि यार डायग्राम तो कैंडिडेट्स ने बनाना होता है, एग्जामिनर ने डायग्राम क्यों बनाया है। अब ये डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में होलिस्टिक पिक्चर नहीं है। सेम वाज ट्रू इन 2018 कि जब पूछा गया कि व्हाट इज द कोरिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, तो अक्सर को पता ही नहीं है कि व्हाट इज कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी इन फर्स्ट प्लेस। थर्ड थिंग एग्जामिनर रिपोर्ट में जो आइडेंटिफाई की गई है कि very myopic approach towards preparing case studies, कि केस स्टडी किस तरीके से तैयार की जाए। एंड एग्जामिनर रिपोर्ट में इस सवाल की तरफ कैटेगोरिकली इशारा किया गया कि जब 2018 में एक सवाल पूछा गया कि कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन पॉसिबल है, जबकि हमने इसी तरह की ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन ईस्ट तैमूर और साउथ सूडान में देखी है। अब जब इंडिविजुअल्स को साउथ सूडान या ईस्ट तैमूर का ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का मॉडल पता ही नहीं है, तो हाउ आर दे गोइंग टू राइट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन कश्मीर। केस स्टडी रिलेटेड अप्रोच का ना होना।
चौथी चीज जो एग्जामिनर रिपोर्ट में आइडेंटिफाई की गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अक्सरियत को कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं आ रही. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू थ्योरीज व्यू स्ट्रेटेजिक कल्चर इन पाकिस्तान? व्हाट इज द रियलिस्ट परसेप्शन? इज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर offensive realist or defensive realist, and how would you differentiate between two? इससे साथ ही एक अलहदा डायमेंशन पार्ट 1 में जिसके ऊपर एग्जामिनर रिपोर्ट ने बात की है वो है कि इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, खासतौर पर जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उस डिबेट के बारे में एस्पायरेंट्स बिल्कुल नल एंड वाइड है. जैसे हम एक छोटा सा सवाल रख लें कि पाकिस्तानी वजीर आजम ने एक बयान दिया है कोरोना वायरस के दौरान, जबकि हम इकोनॉमिक जो प्राइसेस हैं वो पेंडिंग में देख रहे हैं कि भाई डेवलप्ड वर्ल्ड शुड वेव ऑफ द डेट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड. अब ये प्योरली इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन मेजॉरिटी डजंट नो दिस डिबेट इन फर्स्ट प्लेस. उनका तो ताल्लुक सिर्फ और इस बात से कि हमें मर्केंटाइलिज्म पता होना चाहिए, हमें नियो मर्केंटाइलिज्म पता होना चाहिए, हमें लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म या इवन मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म पता होना चाहिए. The relatability of all those theories to the contemporary events is something that examiner is going to demand from you. Without actually fulfilling this particular demand, it would be living in a fool's paradise to expect that you are going to score good marks. जैसे सवाल आ जाता है यूएस चाइना ट्रेड वार का. So this is not just a descriptive topic related to, well, these were the 5 factors because of which we are witnessing the, let's say, US China trade war. Where is the relevance of theory? मतलब, where would you mark a fine thin line? कि भाई, this is where the analysis is related to the current affairs paper, and this is where the analysis is particularly relevant to the international relations paper. ये कैसे, कहाँ पे you would draw a fine thin line? So examiner report says the aspirants barely draw a fine thin line. उनको वो thin line का पता ही नहीं. Last but not the least, examiner report में ये बात भी की गई है कि the use of particular jargon of international relations is missing, apart from कि यार aspirants जो हैं वो 4 सवाल given time frame में कर ही नहीं पाते. आप देखें कि 2020 में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखें, उसकी अब रिपोर्ट आनी है अक्टूबर में, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा. तो द 2 पेपर्स वर इक्वली डिफिकल्ट. पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 आप देख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2 आप देख लें, लेकिन दीज वर नॉट डिफिकल्ट. अब सवाल पूछा गया है कि वाशिंगटन कंसेंसस क्या है, बीजिंग कंसेंसस क्या है. अगेन दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी. मैंने आपको क्या बताया कि एग्जामिनर रिपोर्ट है कैटेगोरिकली सेट किया, एस्पायरेंट्स छोटे से कॉन्सेप्ट को डेफिनेशनल स्कोप तक महदूद कर लेते हैं. दे जस्ट turn a blind eye to the contemporary relevance as well as application of how to tackle those particular concepts in a given exam room. उसके बाद हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं. हम एक तो सेशन में एक तो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है, आईआर मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप क्या है, चाहे वो IMF की डिबेट है, चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की डिबेट है, और पर्टिकुलरली हम ज़हन में रखेंगे 2020 का IR का पेपर. पिछले 5 साल के पास पेपर्स में जो भी सवाल पूछे गए वो साथ में मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा. सेकंड हम बात करेंगे कि जो भी हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे हम पहले उसकी आउटलाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. देन वी विल गो ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स. दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन. थर्ड इज कि थ्योरी की एप्लीकेशन इन फर्स्ट प्लेस है क्या, इवेंट पे थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं, पेपर में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी के लिखने का तरीकेकार क्या है. एनालिसिस ऑफ इवेंट्स भी है जिसमें हम देखेंगे कि जहां जहां पर हमें जो जो केस स्टडी रेलेवेंट लग रही है वो हम बात करेंगे. जैसे फॉरेन पॉलिसी गोल नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यमन केस स्टडीज को एनालाइज करते हुए बताएं कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों लिया कि उसे यमन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. अब दिस इज समथिंग दैट वी से एन इवेंट, अ केस स्टडी. वी विल डिस्कस how to prepare a case study, how to prepare an event, and how to justify a particular decision in a given in the dynamics of the given theory.
उसके बाद फिर हम पास्ट पेपर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि पास्ट पेपर्स के ऊपर जो हमारी गुफ्तगू चलेगी वो इस तरीके से चलेगी कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे साथ ही हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पास्ट पेपर्स में किस एंगल से पूछा गया है, सो दैट वी मे अंडरस्टैंड। अक्सर एस्पायरेंट्स की जो है उसकी तैयारी में मसला ये कि they prepare something different and in exam room there is entirely different thing that has been asked, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज होती है, and this is where is the knowledge gap. We would try to bridge that very knowledge gap in order to maximize your understanding regarding a particular concept and regarding a particular thing. फिर उसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के ऊपर बात होगी. I will be sharing you let's say the samples of how to attempt the paper in IR. मुमकिन तौर पर आखिर में हम एक आपसे 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का आपसे एक पेपर भी ले लें. सिलेबस देख लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन एनालिसिस की तरफ पढ़ेंगे. सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशंस का जो हम करेंगे, दिस इज पार्ट 1. कल हम ये पढ़ेंगे स्कोप ऑफ डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ओनली फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, द नेशनल स्टेट सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी. फिर हम पढ़ेंगे थेरीज, फिर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिक्योरिटी. नेक्स्ट वुड बी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस. उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसकी जो रिसेंट डिबेट्स हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी. और उसके बाद 2 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अप्रोचेस टू पीस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. ये हमारा ओवरऑल सिलेबस होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में. So this is how the circumstances would unfold themselves. और उसके ऊपर कुल हमारे 16 to 18 जो लेक्चर्स हैं वो होंगे. This is all about international relations, today's